मनोज और सरिता अपने बच्चों विशाल और वान्या के साथ जब मित्तल विला पहुंचे तो उनका स्वागत करने के लिए नौकरों का हुजूम दौड़ पड़ा। मनोज जब अपनी बीवी और बच्चों के साथ विला के अंदर दाखिल हुआ तो वहाँ की राजसी शानो शौकत देखकर सबकी आंखें खुली की खुली रह गईं। वैसे तो खुद मनोज भी पिछले 15 बरस से नैरोबी में बिजनेस कर रहा था और अच्छी हैसियत रखता था, पर इस विला के आगे तो उसका घर बिल्कुल ही मामूली लग रहा था उसे। उसकी बीवी सरिता और बच्चे तो पहली ही बार इंडिया आए थे और अब विस्मय से इस राजसी वैभवशाली विला को देखकर निहार रहे थे। तभी वहाँ के मैनेजर ने उनसे आग्रह किया कि आइए आप सबको आपका रूम दिखा दूं, फिर शाम को आप सबसे मिलेंगे यही हॉल में राय साहब। मनोज और सरिता बच्चों समेत चल पड़े अपने रूम की ओर। वहाँ पहुंचकर तो सरिता बोल ही पड़ी, ओह सुपर्ब, क्या शानदार महल जैसी विला है तुम्हारे अंकल की। मुझे पता होता तो मैं और पहले ही यहाँ आ चुकी होती। मनोज ने बड़ी स्टाइल से कहा, शानदार विला तो होगी ही, आखिर जाने माने रईस हैं मेरे अंकल। खुद अंग्रेजों ने उनके पिताजी को राय साहब की उपाधि दी थी और हाँ, इनके कितने सारे भतीजे और भांजे हैं, पर मुझे उन्होंने हमेशा अपने बेटे दिलीप जैसा ही माना है। ओके, तो अब चलो फ्रेश होकर हम थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, फिर शाम की तैयारी करेंगे, सरिता बोली। तभी दो नौकर ब्रेकफास्ट की ट्रॉली ले आ पहुंचे और फिर सलाम करके बाहर चले गए। वान्या बोली, वाओ, लग रहा है कि हम किसी पैलेस में ही आ गए हैं। विशाल भी बहुत खुश लग रहा था। जल्द ही सब रेडी होकर ब्रेकफास्ट करने में लग गए। फिर बातें करते करते ही सबकी नींद लग गई। जब उठे तो देखा शाम होने ही वाली थी। इतने में डोर बेल बज उठी। सरिता ने दरवाज़ा खोला तो नौकर चाय नाश्ता लिए खड़े थे। वो अंदर आकर टेबल पर चाय रखते हुए बोले, आप लोग सब थके हुए होंगे, सोच कर लंच के लिए नहीं जगाया। मनोज बोला, अच्छा ही किया, कितना सारा ब्रेकफास्ट करने के बाद भला लंच करते भी तो कैसे। नौकर ने इत्तला दी, आप सब रेडी होकर नीचे हॉल में 7 बजे तक पहुंच जाइएगा। नौकरों के जाते ही मनोज ने सरिता और बच्चों से कहा, आज तुम सब पहली बार मिलोगे अंकल से, इसलिए प्लीज़ कोशिश करना कि वो एकदम इम्प्रेस हो जाएं मिलते ही। लगना चाहिए उन्हें कि हम भी बड़े बिजनेसमैन फैमिली से हैं। सरिता बोली, डोंट वरी, मैंने इस अवसर के लिए ही खास साड़ियाँ और ज्वेलरी सेट रखे हैं। तुम रेडी होकर नीचे जाओ, मैं आती हूँ बच्चों के साथ। मनोज ने अपना सूट पहना और बालों में जेल लगाकर जब रेडी हुआ तो सरिता बोल उठी, वाओ, एकदम खानदानी लग रहे हो तुम। मनोज ने थैंक यू कहा, फिर बाहर बालकनी की ओर जाते हुए बोला, अब जल्दी से तैयार हो जाओ सब, हम एक साथ ही नीचे चलेंगे। सरिता लाल पीले बॉर्डर की प्योर सिल्क की साड़ी और चौकर का सेट पहनकर तैयार हुई। फिर जुड़े में एक कीमती डायमंड का रोज लगाकर जब वो रूम से निकली तो किसी रानी से कम नहीं लग रही थी। जब नीचे हॉल में सब लोग पहुंचे तो वहाँ का नजारा देखकर पल के झपकाना ही भूल गए। चारों ओर सजे कीमती झाड़ फानूस और जगमगाती लाइट्स हॉल को दरबार का लुक दे रहे थे। बेशकीमती कालीन और बीचों बीच बना एक नक्काशीदार फव्वारा जैसे 4 चांद लगा रहा था। तभी मनोज की दृष्टि वहां उपस्थित मेहमानों पर पड़ी। वो एकदम से बोल पड़ा, ओह अंकल ने क्या फैमिली गेट टुगेदर रखा है। मनोज के कजिन रुपेश और उसकी वाइफ अंजलि, गौतम और उसकी बीवी सोनल, भावेश और उसकी वाइफ मंजरी और मनोज की बुआ विशाखा और उसके पति राजीव भी वहाँ पर मौजूद थे। मनोज कुछ कहता कि मैनेजर ने अनाउंस किया, आप सबके बीच अब राय साहब तशरीफ ला रहे हैं। सब उत्सुकता से देखने लगे। राय साहब अपनी पत्नी हेमलता के साथ धीमे धीमे चलते हुए आ रहे थे। हेमलता की साड़ी की चमक से ही लग रहा था कि उस पर सोने के तारों से कढ़ाई की गई है। गले और कान में जगमगाते हीरे का सेट तो मानो तारों सितारों की याद दिला रहा था। हेमलता का अद्भुत सौंदर्य इस बेशकीमती पहनावे में और भी दमक उठा था। राय साहब ने सबको हल्के से मुस्कुराते हुए शुक्रिया कहा और बोले, व्यापार व्यवसाय के चलते आप सब बरसों से नहीं मिल पाए हैं मुझसे, पर आज आप सब मेरे निमंत्रण पर अपना काम काज छोड़कर चले आए, इसके लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। पर अवसर ही ऐसा था कि मैं आप सबको बिना बुलाए नहीं रह सकता था। आज रात ही 5 वर्षों के बाद मेरा बेटा दिलीप न्यूयॉर्क से वापस आ रहा है डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी करके, और कल ही मेरा 50वां जन्मदिन है, इसलिए सोचा कि इस खुशी के अवसर पर आप सबको भी शामिल कर लिया जाए। आप सबके लिए रहने का इंतज़ाम कर दिया गया है। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप मैनेजर से कह सकते हैं। और हाँ, कल ही मैं एक सरप्राइज अनाउंसमेंट भी करूँगा। सबके सब एक दूसरे को देखते हुए सोचने लगे कि हमें तो पता ही नहीं था कि राय साहब ने सभी रिश्तेदारों को बुलाया है। वे तो बस निमंत्रण पाकर ही खुशी से यहाँ चले आए थे, क्योंकि राय साहब जैसे धनवान शख्स के घर निमंत्रण पर जाना बड़ी खुशकिस्मती की बात थी। जल्दी ही खाने पीने का दौर शुरू हो गया।
राय साहब और हेमलता स्वयं उनके पास जा जाकर बातें कर रहे थे। जब वो विशाखा के पास आए तो विशाखा ने अपनी आंखें नचाते हुए हेमलता के करीब जाकर कहा, भाभी आप लोगों ने गौतम और भावेश को क्यों बुलाया? ये दोनों ही पक्के धोखेबाज हैं। हेमलता कुछ बोलती कि विशाखा का पति राजीव कहने लगा, बिल्कुल सच, इन्हें बुलाकर तो आपने मुसीबत को घर बैठे ही निमंत्रण दे दिया है। पता नहीं कब क्या कर बैठे ये दोनों। राय साहब ने धीमे से कहा, अब देखते हैं क्या करेंगे वो, पर अभी तो आप लोग पार्टी का मज़ा लीजिए। और वे हेमलता सहित आगे बढ़ गए। तभी गौतम लपकता हुआ पास आया और बोला, अंकल, बुआ हमारे बारे में आपको भड़का रही थी ना? पता नहीं क्या दुश्मनी है इनकी हमसे, हमेशा बुरा ही बोलती हैं हमें, जबकि खुद राजीव फूफा बहुत ही बड़े जालसाज हैं, हमेशा नई नई कारगुजारियों में लगे रहते हैं। तभी भावेश ने हेमलता से कहा, आंटी आप ना अपने जेवर विशाखा बुआ से बचा कर रखिएगा, पता नहीं कब सब पर हाथ साफ कर जाएं। विशाखा दूर खड़ी हुई भावेश और गौतम को घूरते हुए खड़ी थी। तभी राजीव ने उसके कान में कहा, तुम आज ही भाभी से अच्छे से मेलजोल बढ़ा लो, याद है ना कल राय साहब सरप्राइज अनाउंसमेंट करने वाले हैं। तभी वान्या ने हेमलता और राय साहब को प्रणाम किया। हेमलता खुशी से गले लगाते हुए बोली, वाह कितनी प्यारी राजकुमारी है, और उन्होंने अपने हाथ में पहना ब्रेसलेट उतारकर उसे पहना दिया। ये देखते ही रूपेश ने चिढ़ते हुए अंजलि से कहा, लो देख लो, इसलिए मैं कहता था कि अपनी बेटी अवनी को भी ले चलो साथ में, पर नहीं। अंजलि बीच में ही बोल पड़ी, तो क्या मुझे पता था कि आपकी चाची यूँ देखते ही वान्या को ब्रेसलेट दे देंगी? अरे कोई भला इतना कीमती ब्रेसलेट ऐसे ही दे देता है क्या? तभी विशाखा ने पास आते हुए कहा, ओह वान्या, इतना कीमती ब्रेसलेट कहाँ पहनोगी? ख्वामख्वाह बेचारी मुसीबत में फंस जाएगी। भाभी इससे अच्छा तो मैं इसे रख ही लेती हूँ, जब वान्या की शादी होगी तब दे दूँगी उसे। वान्या का चेहरा तमतमा उठा। वो चिढ़ते हुए बोली, आई एम सॉरी बट मेरे पास कोई कमी नहीं है जेवरों की, ना ही मैंने किसी से मांगा है। वो तो तभी सरिता भागी हुई आई और वान्या को चुप कराते हुए बोली, वान्या तो बच्ची है आंटी, पर आपका बहुत शुक्रिया जो आपने उसे इतना अनमोल उपहार दिया, हम इसे बहुत संभाल कर रखेंगे सदा। हेमलता ने मुस्कुराकर सरिता को देखा और आगे बढ़ गई। तभी मैनेजर ने अनाउंसमेंट की, कल आप सब दोपहर को 12 बजे तक यहीं हॉल में आ जाइएगा। कल के लंच में राय साहब आपके लिए खास सरप्राइज अनाउंसमेंट करेंगे, इसलिए आप सब कल टाइम का ध्यान ज़रूर रखिएगा। थैंक यू। सब लोग सोच में लग गए कि आखिर क्या अनाउंसमेंट करेंगे राय साहब। डिनर के बाद अब अपने रूम की ओर चल पड़े। रूम में पहुंचते ही सरिता ने वान्या का ब्रेसलेट देखते हुए कहा, ये तो बहुत ही बेशकीमती मालूम होता है, एंटिक ज्वेलरी है। मनोज बोला, हाँ बहुत कीमती लग रहा है। वान्या संभाल कर रखना है इसे। विशाल ने थोड़े गुस्से से कहा, मुझे तो कुछ भी नहीं दिया, ये तो कोई बात नहीं हुई। सरिता बोली, ओहो नाराज़ मत हो, कल तुम जाकर अच्छे से प्रणाम करना उन्हें, तब ज़रूर मिल जाएगा तुम्हें भी कोई अनमोल तोहफा। विशाखा और राजीव रात भर उधेड़-बुन में लगे रहे कि कल क्या होगा। इसका ही विचार करते करते वो आखिर सो गए। सबके जहन में यही सवाल था कि आखिर बरसों के बाद यूँ राय साहब ने सबको अचानक ऐसे निमंत्रण क्यों दिया घर आने का? आखिर वो क्या अनाउंसमेंट करना चाहते हैं? कल क्या होगा? अब सबके सब मेहमान रात भर इसी सोच में गुम रहे कि आखिर राय साहब ने उन सबको यहाँ पर क्यों बुलवाया है और वो क्या अनाउंसमेंट करने वाले हैं। आंखों ही आंखों में सारी रात यूं ही कट गई। सुबह की पहली किरण के साथ ही सब बिस्तर छोड़कर तैयार होने में लग गए। जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट करके वे अगली सूचना का इंतज़ार बड़ी ही बेसब्री से करने लगे। सरिता ने आज भी बड़ी ही सुंदर साड़ी और ज्वेलरी पहनी थी। हमेशा जीन्स टॉप में घूमने वाली वान्या ने आज घेरदार अनारकली पहन रखी थी और विशाल भी शानदार शेरवानी में आज बड़ी ही ठसक से तैयार हो रहा था कि तभी उसके रूम में विशाखा पहुंची। ओहो वाह, क्या सजधज है वान्या की, और हो भी क्यों ना, आखिर कल रात इतना मूल्यवान ब्रेसलेट जो मिल गया। दीदी, मनोज ने थोड़ी रुखाई से कहा, वान्या को जो मिला है वो अंकल आंटी का प्यार है, आप क्यों इतना बुरा मान रही हैं भला? विशाखा मुंह बनाते हुए बोली, इतना ना कड़ो अपनी किस्मत पर, कब पलट जाए कोई बता नहीं सकता। सरिता ने अब क्रुद्ध सुर में कहा, आप क्या सुबह सुबह हमें बद्दुआ देने आई हैं? विशाखा ने गुस्से से उसे देखा और पैर पटकती हुई रूम से बाहर चली गई। मनोज ने सरिता के कंधे पर हाथ रखते हुए नरमी से कहा, सुनो, अब यूं अपना मूड खराब मत करो, नहीं तो खराब मूड में अंकल आंटी से मिलोगी तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। कम ऑन, बी हैप्पी। सरिता मुस्कुराते हुए बोली, मुझे तो पूरा यकीन है कि आज का दिन हमारी लाइफ का यादगार दिन बनने वाला है। ये हुई ना बात? मनोज ने ताली बजाते हुए कहा। चलो अब नीचे चलते हैं हम। जैसे ही रूम से मनोज अपनी फैमिली के साथ निकला कि सीढ़ियों पर गौतम और भावेश अपनी बीवियों के साथ मिल गए। मनोज के पास आकर गौतम बोला,
यार हमें भी तो कुछ टिप्स बताओ कि कैसे अंकल को इतना इम्प्रेस कर रखा है तुमने बचपन से ही। भावेश ने भी व्यंग से हंसते हुए कहा, अब मनोज भाई को तो बचपन से ही सबकी चापलूसी करने की आदत रही है, बस अंकल को भी इसी शीशे में उतार लिया। मनोज चिढ़ते हुए बोला, मैं तुम जैसा फटीचर नहीं हूँ। नैरोबी में मेरा अपना करोड़ों का बिजनेस है, मुझे कोई ज़रूरत नहीं किसी की चापलूसी की। तभी भावेश की बीवी बोल पड़ी, अरे अरे इतना गुस्सा होना ठीक नहीं है स्वास्थ्य के लिए, नहीं तो कुछ भी हो सकता है, हार्ट अटैक तक। ओ गॉड, अब सरिता चिल्ला पड़ी, ये सब रिश्तेदार क्या हमारा बुरा ही सोचने के लिए जमा हुए हैं? चलो जी हम चले नीचे हॉल में। और फिर तेज कदमों से सरिता, मनोज और उनके बच्चे सीढ़ियाँ उतरकर हॉल में पहुँच गए। वहाँ पहले से ही विशाखा और राजीव मौजूद थे। उन्हें देखते ही सरिता ने अपने परिवार को दूसरे कॉर्नर की ओर चलने का इशारा किया। जल्दी ही सब लोग हॉल में इकट्ठा हो गए। आज हॉल की सजावट फूलों से की गई थी। चारों ओर फूल की झालरें और तोरण सजाए गए थे। भीनी भीनी खुशबू से सबका मन मोहित हो रहा था। धीमा धीमा संगीत वातावरण में सुर बिखेर रहा था। तभी मैनेजर ने अनाउंसमेंट की, आप सबकी प्रतीक्षा समाप्त हुई, राय साहब तशरीफ ला रहे हैं। सबकी नज़रें उधर ही टिक गईं। राय साहब और हेमलता जी शानदार राजसीय वस्त्रों में सजे धजे आ रहे थे। बिल्कुल साथ साथ एक बेहद सुदर्शन युवक भी चला आ रहा था। मनोज खुशी से चिल्लाया, दिलीप! वो युवक जो कि सच में दिलीप ही था, मनोज को देखते ही आगे बढ़कर उसे गले लगा लिया और प्रसन्नता से बोला, ओ मनोज, कितने बरसों के बाद आज मिले हैं हम। बाकी रिश्तेदारों के मुंह बन गए दिलीप और मनोज का मिलन देखकर। विशाखा बोली, हम भी यहाँ खड़े हैं दिलीप, तुम्हारी प्रतीक्षा में। गौतम और भावेश भी लपके दिलीप को गले लगाने को। तभी सरिता बोली, दिलीप को देखकर हम राय साहब को तो बर्थडे विश करना भूल ही गए। ये सुनते ही सब तालियां बजाते हुए बर्थडे सॉन्ग गाते हुए राय साहब को जन्मदिन की बधाइयां देने लगे। राय साहब ने सबको हाथ जोड़कर धन्यवाद कहा। फिर मैनेजर ने इशारा किया और एक वेटर ट्रॉली में एक बड़ा सा बर्थडे केक लेकर हाजिर हो गया। फिर राय साहब ने केक काटा और पहला पीस हेमलता को और दूसरा दिलीप को खिलाकर मनोज की ओर केक का पीस बढ़ाया। मनोज ने जैसे ही केक खाने के लिए मुंह खोला कि राय साहब बोले, ये केक तुम अपने हाथ से बेटे विशाल को खिलाओ। मनोज थोड़ा अचकचाया, फिर विशाल को पास बुलाकर केक उसे खिला दिया। तभी राय साहब ने मनोज के मुंह में केक भरते हुए कहा, अब सरप्राइज अनाउंसमेंट। सब एकदम से चौकन्ने हो गए। राय साहब की एक एक बात को पूरे ध्यान से सुनने लगे। राय साहब ने विशाल के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, आज अपने जन्मदिन पर मैं ये ऐलान करता हूँ कि मेरी तमाम जायदाद में से 25% का उत्तराधिकारी विशाल होगा, बाकी 75% जायदाद दिलीप को मिलेगी। ये सुनते ही मनोज और सरिता तो खुशी से बावरे हो गए। मन इतना भर आया कि कुछ भी बोलते ही नहीं बन रहा था। बस दोनों ने हाथ जोड़कर राय साहब और हेमलता को प्रणाम किया। विशाल भी बहुत खुश हो गया, आखिर 25% जायदाद भी करोड़ों में होती है। गौतम और भावेश और विशाखा का चेहरा काला पड़ गया। उनकी आंखों से मानो विशाल और मनोज के लिए नफरत के शोले बरसने लगे थे। तभी हेमलता ने सबका ध्यान आकर्षित करते हुए कहा, अरे आप सब यूं खामोश क्यों हो गए? आइए आइए, केक खाइए आप सब भी। और वेटर सबको केक के पीस सर्व करने लगे। पर केक खाकर भी उनके चेहरे की रंगत बुझी बुझी सी ही थी। आखिर भावेश ने आगे आकर कहा, राय साहब ये ठीक है कि जायदाद आपकी है और आप जिसे चाहे उसे दे सकते हैं। दिलीप आपका इकलौता बेटा है, इसलिए मेरे ख्याल से तो पूरी जायदाद पर उसी का हक होना चाहिए था। बाकी हम सबको आप अपनी खुशी से कोई उपहार भले ही दे दें। राजीव ने हामी भरते हुए कहा, ये तो बिल्कुल सही कहा भावेश तुमने। आखिर दिलीप के हक से छीनकर विशाल को देना तो कोई उचित बात नहीं है। लगे तो उसे भी कोई तोहफा दे दीजिए। क्यों भाभी जी, ठीक कहा ना मैंने? गौतम भी चुप न रह सका। वो रूखे स्वर में बोला, विशाल को हिस्सेदार बनाने से बेटे दिलीप का दिल टूट जाएगा और हेमलता चाची भी दुखी होंगी अपने बेटे का हक छीनते देखकर। ये तो बहुत ही गलत होगा। ये सुनते ही मनोज गुस्से से कुछ बोलने ही वाला था कि राय साहब ने उसे चुप रहने का इशारा करते हुए कहा, देखिए ये जो भी फैसला लिया है मैंने वो अकेले नहीं लिया है, हेमलता और दिलीप की सहमति से ही लिया है। इसलिए आप ये चिंता तो बिल्कुल भी मत कीजिए कि हेमलता या दिलीप को बुरा लगेगा। अब आप सब खुलकर पार्टी एंजॉय कीजिए और आराम से खाने पीने का लुत्फ उठाइए। विशाखा ने धीरे से कहा, जैसे हम कोई भिखारी हैं, बस खाने पीने पर ही टाल दिया हमें। कम से कम कुछ कीमती उपहार तो देना था ही हमें। राजीव भी धीमे से बोला, ओहो अब तुम ये बिना मतलब का खून जलाना छोड़ो और कोई उपाय सोचो। हो सकता है कि राय साहब का फैसला बदल जाए। सब मन मसोस कर बड़े बेमन से चुपचाप खाने पीने में लग गए। हालांकि सबके मन में यही चल रहा था कि आखिर मनोज ने ऐसा क्या तिकड़म लगाया कि राय साहब उस पर इस कदर मेहरबान हो गए। बस मनोज का परिवार ही पूरी प्रसन्नता के साथ पार्टी का आनंद उठा
उठा रहा था। दिलीप भी उत्साह से सबसे घुल मिल कर बातें कर रहा था। कुछ देर के बाद वान्या बोली, अब क्यों ना कुछ देर तक बाहर गार्डन में घूमा फिरा जाए, वैसे भी इतना खाने के बाद टहलना अच्छा रहेगा। हेमलता ने सहमति जताई। मैं खुद यही कहने वाली थी, चलिए हम सब बाहर चलते हैं। सब बाहर गार्डन की ओर चल पड़े। गार्डन बहुत ही विशाल और सुंदर सुंदर फूलों से सुशोभित था। जगह जगह फव्वारे मन को लुभा रहे थे। सब इधर उधर बिखर गए और आराम से टहलने लगे। मनोज और सरिता फव्वारे के पास ही बैठ गए। दोनों ही आज की खुशखबरी की चर्चा में व्यस्त हो गए कि अचानक ही उनके कानों में वान्या की चीख सुनाई दी। मनोज और सरिता एकदम से घबरा कर उठे और वान्या को पुकारते हुए उसे तलाशने लगे। राय साहब और हेमलता भी मनोज की आवाज़ सुनकर जल्दी से आए। क्या हुआ मनोज, वान्या को इस तरह से क्यों पुकार रहे हो? सरिता घबराई हुई बोली, हमने अभी अभी वान्या की चीख सुनी थी। ओहो, हेमलता ने कहा, लगा तो मुझे भी ऐसा ही है कि कोई जोर से चीखा था, फिर ऐसा सोचा कि शायद मेरा वहम होगा। चलो जल्दी करो, उधर कोने से ही आवाज़ आई है अभी। बोलते हुए हेमलता भी उधर ही तेजी से चल पड़ी। पीछे पीछे मनोज, सरिता और राय साहब भी आ रहे थे। ये देखकर दिलीप भी हैरत में पड़कर उधर ही चल दिया। जल्दी ही ये सब गार्डन के कोने और बड़े से बने फव्वारे के पास पहुंच गए। वहां जाते ही उनकी नज़र वान्या पर पड़ी। वान्या बेहोश फव्वारे के पास ही गिरी पड़ी थी। सरिता जोर से चीखते हुए वान्या को उठाने लगी। वान्या, क्या हुआ बेटा, उठो ना प्लीज़। तभी दिलीप ने आगे बढ़कर वान्या की नब्ज़ चेक की और बोला, डोंट वरी, नब्ज़ बिल्कुल ठीक चल रही है। वान्या सिर्फ बेहोश है, इसे उठाकर अंदर ले चलते हैं। मनोज और सरिता झुककर वान्या को उठाने लगे। तभी सरिता जोर से बोली, वान्या का ब्रेसलेट? ब्रेसलेट नहीं है कलाई में। बेशकीमती ब्रेसलेट के गायब होने की बात जानते ही सबके होश उड़ गए। वो सब जल्दी जल्दी यहाँ वहाँ ब्रेसलेट ढूंढने में लग गए, लेकिन ब्रेसलेट कहीं भी दिखाई नहीं दिया। सरिता रुआसी आवाज में बोली, इतना कीमती डायमंड ब्रेसलेट था वो, रात के अंधेरे में भी दमक रहा था वो तो। तभी दिलीप ने सर्द लहजे में कहा, ब्रेसलेट गुम हो गया तो हो जाने दो, वो तो और मिल जाएगा बाद में। अभी सबसे पहले वान्या को उठाकर उसके रूम में ले जाना ज्यादा जरूरी है। मैं अभी अपने फैमिली डॉक्टर को कॉल कर देता हूँ, वो आकर एक बार वान्या को चेक करके सही ट्रीटमेंट कर देंगे। दिलीप की सर्द आवाज सुनकर जैसे सब एकदम रोबोट की तरह अलर्ट होकर वान्या को उठाने और उसे उसके रूम में ले जाने में व्यस्त हो गए। दिलीप ने तुरंत अपने फैमिली डॉक्टर को कॉल करके विला में आने के लिए कहा और खुद भी वान्या के रूम की तरफ तेजी से चल पड़ा। वान्या को बेड पर लिटा के सरिता वहीं पास में ही बैठकर उसके माथे पर हाथ फेरने लगी। मनोज भी परेशान सा होकर मन ही मन अपने बेटी के जल्द होश में आने की प्रार्थना कर रहा था। तभी विशाखा मुंह बनाती हुई बोली, मैं तो पहले ही कहती थी कि इतने कम उम्र बच्चों को ऐसे कीमती गहने नहीं देना चाहिए। अब हो गई ना बैठे बिठाए की मुसीबत। अच्छा खासा हंसी खुशी का माहौल चल रहा था कि इस वान्या के बेहोश होने से सब रंग में भंग हो गया। सरिता ये सुनते ही तमकती हुई चिल्लाई, आप कहना क्या चाहती हैं? क्या मेरी बेटी जानबूझकर बेहोश हो गई है? क्या उम्र बढ़ने के साथ साथ आपकी अकल घटने लगी है? सरिता की बातों ने विशाखा का पारा चढ़ा दिया। वो चीखते हुए बोली, जुबान को लगाम दो तुम, किसके सामने कैसे और क्या बोलना है? इतनी सी भी तमीज़ नहीं है तुमको? सिर्फ कीमती गहने और साड़ियाँ पहनने से इंसान समझदार नहीं बन जाता, ये तो ख़ानदान का असर होता है। आज तुमने अपनी बातों से जता दिया कि तुम्हारे माँ बाप कितने ख़ानदानी हैं। दो कौड़ी की भी तमीज़ नहीं सिखाई उन्होंने। अपने माँ बाप और ख़ानदान पर उंगली उठते देख के सरिता का गुस्सा सभी सीमा पार कर गया और वो ज़ोर से बोली, इसी वक्त मेरे रूम से बाहर निकल जाइए बुआ जी, नहीं तो मैं होश खोकर कुछ उल्टा सीधा कर बैठूंगी। विशाखा हाथ मटकाते हुए कहने लगी, तो यहाँ रुकना ही कौन चाहता है? और वैसे भी ये कोई तुम्हारा रूम नहीं है, मेरे भैया की विला का एक रूम है जिसे तुम अपना समझने की गलती कर रही हो। और विशाखा तेजी से पैर पटकती हुई वहाँ से बाहर चली गई। हेमलता जी के चेहरे पर विशाखा और सरिता के बीच की तनातनी देख के नाराजगी के भाव आ गए थे। आखिर वो बोल ही पड़ी, आप सब अभी वान्या की तबीयत पर तो ध्यान दो। इस नाजुक वक्त में इस तरह से तनातनी और तानेबाजी कहाँ की अक्लमंदी है? हेमलता जी की बात ख़त्म होते ही कमरे में एकदम खामोशी छा गई। तभी वहाँ राय साहब का फैमिली डॉक्टर आ पहुँचा और उसने आते ही पहले रूम में जमा भीड़ को बाहर जाने के लिए कहा। सिर्फ सरिता और हेमलता जी ही वहाँ पर रुकीं, बाकी सब रूम से निकलकर बाहर चले गए। डॉक्टर ने वान्या का अच्छी तरह से चेकअप किया और फिर सुकून भरी सांस लेते हुए बोले, आपकी बिटिया एकदम ठीक है। ऐसा लगता है कि किसी ने इसे बेहोशी की कोई दवा या स्प्रे वगैरह सूंघा के बेहोश कर दिया है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि बच्ची ने ही गलती से कुछ ऐसा सूंघ लिया हो जिससे इसके होश व हवास खो गए। हेमलता जी अफसोस भरे लहजे में बोली, तो दोस्तों ये कहानी का पहला पार्ट है। इसका पार्ट 2 अगले भाग में आपको देखने को मिलेगा। कहानी और भी ज़्यादा रोमांचक होने वाली है। आगे आगे देखिए कि क्या होता है।
हमारे चैनल पर आए हैं तो हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए ताकि इसी तरह की अच्छी अच्छी कहानियाँ हम आपके लिए ला सकें।